कल क्यों एब्सेंट थे? चलो देखो, चलो देखो, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई थी, वो चीज़ हम देख चुके हैं ऑलरेडी। केमिकल इवोल्यूशन हम देख चुके हैं। उसके बाद हम देख चुके हैं कि केमिकल इवोल्यूशन पे एक आपका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था जो कि आपके स्टैनले मिलर ने दिया था, है ना। और एक साइंटिस्ट उनके साथ थे, उनका क्या नाम? यूरे। ठीक है, याद होना चाहिए चीज़ें। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बता दो, मैं पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बात बता दो, स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट में, मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा, स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट में जो 3 अमीनो एसिड्स बने थे उनका क्या नाम था? हाँ हाँ, इधर इधर इधर, आप बताओ। सॉरी, नहीं, जी से है पर नॉट दैट। ओके रिया। ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड। याद करो इन तीनों को, बैठो। ठीक है, ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड। मुझे लगा हवा से हो रहा है। कल सार्वजनिक अवकाश बंद करो। मतलब तुम लोग इकट्ठे छुट्टियां मारते हो, ये नहीं कि 1 बाय 1 मारे, इकट्ठे मारेंगे सब। नहीं नहीं, मुझे पता है तुम लोग की प्लानिंग्स। चलो चलो जल्दी करो। नहीं, तुम्हारी प्लानिंग में इशरत शामिल नहीं है, इसलिए तो कह रही तुम्हारी प्लानिंग में वो शामिल नहीं है। तुम तीनों की प्लानिंग रहती है, तुम तीनों की। जल्दी करो, आई डोंट बिलीव यू। खैर देखो, इधर हमने पढ़ चुके हैं स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, आपको पूरी तरह से वो आना चाहिए। मुझे बता दो अनुराग, इधर देखो अनुराग, मुझे बता दो मुझे ये बता दो कि कौन सी 3 कंडीशन मिलर ने इस्टेब्लिश की थी अपना एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करने के लिए? वैक्यूम था, ठीक है, लाइटिंग करवाई थी, क्या हाई टेम्परेचर रखने के लिए किया था। वैक्यूम उन्होंने क्यों रखा था? वैक्यूम था, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी, है ना। हाँ, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हमें चाहिए था, इसीलिए हमने क्या कराया था, वैक्यूम लगा दिया था, वैक्यूम पंप लगाया था ताकि वहाँ की एयर्स हम निकाल सकें। ठीक है, ये 3 कंडीशन स्टैनले मिलर ने इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद हम देख रहे थे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन हमारा मिलर के एक्सपेरिमेंट तक ख़त्म हो जाता है, फिर हम देख रहे थे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हमने प्रोटोबायोन्ट्स बना लिए थे और प्रोटोसेल्स बना लिए थे, ठीक है। और नहीं, यूकैरियोट्स तो नहीं बनाया था, प्रोकैरियोट्स बना लिया था, ठीक है। तो 3 सेल्स तक हमने पढ़ लिया था। आपको पता होगा कि हमारी यूनिवर्स बनी है 20 बिलियन ईयर्स अगो। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें फीड हो जाएं। मैं चाहती हूँ डेट्स आप लोग को बहुत अच्छे से याद रहें। इसमें कोई दिक्कत है? ओके, तो 20 बिलियन ईयर्स अगो आपकी क्या बनी थी? आपकी यूनिवर्स बनी थी। उसके बाद 4.5 बिलियन ईयर्स अगो क्या बना था? अर्थ पे लाइफ पहली बार कब आई थी? अच्छा, वो लाइफ कौन सी थी? 4 बिलियन ईयर्स अगो कौन सी लाइफ आई थी सबसे पहली लाइफ? उसका नाम कल ही तो पढ़ाया अभी। सबसे पहला नाम क्या है? प्रोटोबायोन्ट्स। इतने डाउट में क्यों बोल रहे हो? प्रोटोबायोन्ट्स, ये आपकी फर्स्ट लाइफ थी जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, और ये एक्चुअली क्या थे? क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स थे, क्योंकि हमने अमीनो एसिड्स बना रखे थे, उन्हीं से मिलकर क्या बन गया था? प्रोटीन। और उसी प्रोटीन से हमारा पहला ऑर्गेनिज्म बना था प्रोटोबायोन्ट। और ये कहाँ बना था? ओशियन में। पहली लाइफ हमारी कहाँ बनी थी? ओशियंस में, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोटोसेल्स। प्रोटोसेल्स आपके फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थे। ये कब आए थे?
3 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। पहली लाइफ आई थी 4 बिलियन ईयर्स अगो, वो थे आपके प्रोटोबायोन्ट्स। उसके बाद जो आपकी फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई थी वो थे आपके प्रोटोसेल्स, ठीक है। डेट्स वही चल रही हैं जो पहले हमने याद कर रखी हैं। इसके बाद फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई थी जो कि आपके थे प्रोकैरियोट्स, और ये कब आई थी? 2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के बारे में, बट उससे थोड़ा सा पहले आते हैं प्रोकैरियोट्स में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, उस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। तो वापस से मैं प्रोकैरियोट से स्टार्ट कर रही हूँ। पहला प्रोटोबायोन्ट, दूसरा प्रोटोसेल्स, उसके बाद आया था प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट से वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड है हमारा प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में सुनो, मैंने कुछ कैरेक्टर्स लिखवा दिए थे, उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया था क्योंकि अर्थ पे पहले ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थे तो ये लोग कैसे थे? एनारोबिक, यानी कि बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहने वाले ऑर्गेनिजम्स थे ये, ठीक है। दूसरी बात मैंने कहा था अर्थ पे आपकी क्लोरोफिल, मतलब उनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट था, CO2 नहीं प्रेजेंट था, सिर्फ सनलाइट थी। तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस हो सकता था? नहीं। पहली चीज़ तो हमने ये सोची थी क्या वो ऑटोट्रॉफ होंगे या हेट्रोट्रॉफ होंगे? ऑटोट्रॉफ होंगे। क्यों? क्योंकि हेट्रोट्रॉफ होने के लिए कोई अदर ऑर्गेनिज्म चाहिए जिस पे वो डिपेंड रह सके। मुझे पता है कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा और एब्सेंट रहो, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ रहा है, तुम्हें लगता है तुम्हें पढ़ रहा है, लेकिन एक दिन का जो तुमने मिस किया है वो वापस रिटर्न नहीं आता है। भले मैं कितना भी रिवाइज़ करा दूँ, खुद सोचो ज़रा, जिस दिन पढ़े रहते हो उस दिन कितनी जल्दी जल्दी कैच करते हो अगली बार जब मैं रिवाइज़ करवाती हूँ, और जब एब्सेंट रहोगे तो यही हाल होगा, ठीक है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। खैर, ये मत सोचो कि वीडियो देख लोगे पढ़ लोगे। लाइव क्लास की बात अलग होती है, वीडियोज़ की बात अलग होती है। ये बिल्कुल मत सोचना ये पता नहीं कब वीडियो पड़ेगा, मुझे नहीं पता, मतलब 4-5 दिन 7 दिन बाद ये वीडियोज़ पढ़ेंगे, तब तक क्या करोगे? ये वीडियोज़ जो अभी पढ़ रहा है हम 4-5 दिन आगे चल रहे हैं, ठीक है। ये 5-6 दिन बाद पड़ेगा, तो उस पर डिपेंड मत रहो, ओके। हाँ, अगर कोई चीज़ भूल जाते हो तब वहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हो, उसको देख देख के रिवाइज़ कर सकते हो, या आपको रिवीजन का मतलब है तब आप देख के रिवाइज़ कर सकते हो, उस पर बेस्ड मत रहो, ठीक है। चलो देखो वापस से, आपके जो प्रोकैरियोट्स होते थे वो देखो 2 ही तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या तो वो ऑटोट्रॉफिक होंगे या तो वो हेट्रोट्रॉफिक होंगे। हेट्रोट्रॉफिक होने के लिए उन्हें कोई अदर ऑर्गेनिज्म चाहिए जिस पर डिपेंड हो सके अपने फूड के लिए। इतनी बात क्लियर है? क्या कोई पहले से ऑर्गेनिज्म है? नहीं है, तो किस पर डिपेंड होंगे? तो क्या ये हेट्रोट्रॉफ हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो ये क्या होंगे? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में भी 2 कैटेगरी आपकी आती है, कीमोट्रॉफ और ये आप फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक होने के लिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। सनलाइट तो है हमारे पास, क्या क्लोरोफिल है? नहीं है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? नहीं है। तो वो क्या करेंगे? वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ नहीं हो सकते। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, क्या? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो आपके जो पुराने प्रोकैरियोट्स आए थे सबसे पहले, वो आए थे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। क्या CO2 था? देखो बाद में चल के कुछ मॉलिक्यूल्स उसके पाए गए थे, उसका हम यूज़ करेंगे, लेकिन इतने एबेंडेंट नहीं थे जितना हमें ज़रूरत है। क्योंकि देखो ज़रा, ऑक्सीजन जितना भी था वो किससे बाइंड कर चुका था? हाइड्रोजन से, और क्या बना चुका था? वाटर। फ्री आपके ऑक्सीजन कहीं नहीं प्रेजेंट थे कि कार्बन से रिएक्ट कर सके, ठीक है। चलो देखो, तो प्रोकैरियोट्स जो थे आपके वो क्या थे? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ये आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स थे, ठीक है। देखो इधर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया ये अपने आप को मॉडिफाई करते गए, धीरे धीरे इनके अंदर बदलाव आते गए। बदलाव आने के 2 तरीके हमारे पास, या तो इवोल्यूशन या तो म्यूटेशन, ठीक है। तो इसमें धीरे धीरे जो बदलाव आते गए वो म्यूटेशन की हेल्प से बदलाव आते गए, या यूँ कह दूँ इवोल्यूशन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वी डोंट नो किस वजह से बदलाव आया था, ठीक है। धीरे धीरे इनमें चेंजेस आते गए और इनके अंदर क्या आ गया? क्लोरोफिल प्रेजेंट हो गया, ठीक है। इनके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया गया,
जैसे जैसे ये मॉडिफाइड होते गए उनमें क्या आता गया, क्लोरोफिल आता गया। ठीक है, क्लोरोफिल आने की वजह से एक आपका बैक्टीरिया बना। याद करो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास क्लोरोफिल होता है, हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एकमात्र ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। ये पूरी क्लास है बैक्टीरिया की जिसके पास क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ चेंज हो गया साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया को ही क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ सबसे पहले बने थे। पहला सेल जो आपका बना था वो क्या था, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं ना। तो आपसे कभी भी पूछे जो पहला सेल बना था वो क्या बना था, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बना था। ठीक है, उसके बाद वो मॉडिफाई होके क्या बना दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ज़रा सोचो, ब्लू ग्रीन एल्गी बन गया तो जैसा कि आपका डाउट था क्या वो ऑक्सीजन से बाइंड करके CO2 नहीं बना सकता, बिल्कुल बनाया होगा, लेकिन कुछ अमाउंट में। और वो कुछ अमाउंट किसने कंजप्शन करना शुरू कर दिया, साइनोबैक्टीरिया ने। यानी कि ये क्या करने लगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत थी, सनलाइट, क्लोरोफिल और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लोरोफिल हमारे पास आ गया, सनलाइट पहले से थी, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ कुछ प्रेजेंट था, तो उसको ये क्या करने लगेगा, यूज़ करने लगेगा और क्या बनाएगा, अपना ग्लूकोज वगैरह बनाएगा। ठीक है, एक बात याद करो, फोटोसिंथेसिस में जो हम रिएक्शन पढ़ते थे, रिएक्शन, क्या आपको वो रिएक्शन याद है फोटोसिंथेसिस की, क्या होता था, 6 CO2 + 12 H2O गिव्स ग्लूकोज प्लस 12 H2O प्लस CO2 ऑक्सीजन। ये पॉइंट मैं क्लियर करना चाहती थी। देखो अभी तक हमारा एटमॉस्फेयर में कभी भी ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था, लेकिन जब ये बैक्टीरिया आया तो ये क्या रिलीज़ करने लगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब रिलीज़ करने लगा तो क्या अब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ जाएगा, क्लियर। यहाँ से एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग होने लगा। अभी तक क्या था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, यानी कि ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के बनने की वजह से एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद से, इसके फॉर्मेशन के बाद से क्या शुरू होगा, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। अब ये क्या है, अभी हम देखते हैं, तब तक इतनी बातें नोट करो, इतनी चीज़ें नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। इसके बाद स्टार्ट हो गया था ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। जल्दी नोट करो, हो गया। चलो देखो, तो साइनोबैक्टीरिया के आने से पहले पहले तक क्या चल रहा था आपका, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। अब क्या चलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, अच्छा देखो ज़रा, केमिकल इवोल्यूशन जो आपका होता है ना, उसके लिए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ही चाहिए होता है। तो केमिकल इवोल्यूशन हल्का हल्का अभी तक होता आ रहा था, लेकिन क्या इसके बाद होगा, नहीं, क्योंकि इसके बाद क्या आ गया आपका, ऑक्सीजन आ गया। तो वैसे तो हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, लेकिन केमिकल इवोल्यूशन ऐसा नहीं था कि टोटली ख़त्म हो गया था, अभी तक थोड़ा बहुत हो रहा था। ठीक है, लेकिन जब से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हुआ तब से केमिकल रिवॉल्यूशन ख़त्म हो चुका है, अब वो नहीं होता है। क्लियर, अच्छा देखो ज़रा, अब क्या शुरू हो रहा है, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। मतलब कि ऑक्सीजन के आने की वजह से कोई एक रिवॉल्यूशन होने वाला है। रिवॉल्यूशन क्या होगा, देखो, क्या आप जानते हो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। जैसे ही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आना शुरू हुआ तो क्या सारे ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये ऑक्सीजन के आने की वजह से आपका बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हुए एटमॉस्फेयर में, एक बहुत तेज़ी से चेंजेस आने शुरू हुए। पहली बात तो नए नए ऑर्गेनिजम्स बनने लगे, ठीक है, जो कि किस पे डिपेंड रहेंगे, ऑक्सीजन पे। इसके पहले जो भी ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ रहे थे वो किस पे डिपेंड थे, एनारोबिक थे, वो बिना ऑक्सीजन के एक्ट करते थे। देखो
ऑक्सीजन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, मतलब कि अब क्या होगा, नए नए ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हो जाएंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन पे डिपेंड हो, यानी कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हो। अभी तक क्या बन रहे थे, एनएरोबिक, अब से क्या बनेंगे, एरोबिक। यानी कि अगर आप कभी डाइवर्सिटी में पढ़ते हो कोई चीज़ एनएरोबिक है तो क्या वो पहले की चीज़ है, यस, वो पहले प्रिमिटिव चीज़ों को दिखा रहा है, ठीक है। और सबसे प्रिमिटिव सेल आपका कौन सा है, प्रोटोबायन, प्रोकैरियोट्स सेल की बात कर रही हूँ, वो तो नॉन सेलुलर फॉर्म्स थे, ठीक है। पहला सेल कौन आया था, प्रोकैरियोटिक सेल, और उसमें भी कौन सा, आपका कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा देखो, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ जो लाइफ होती हैं उसमें क्या है, उसमें एक कंप्लीट सेल आपको नहीं मिलेगा। एक कंप्लीट सेल होने के लिए उसके अंदर कुछ मटेरियल्स प्रेजेंट होने चाहिए। आपने पढ़ा होगा सेल यूकैरियोट प्रोकैरियोट, उसके अंदर जो भी मटेरियल्स है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम सेल कहेंगे। उसकी एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, पर जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थे उनमें कोई मेम्ब्रेन्स वगैरह प्रेजेंट नहीं थे, सिर्फ केमिकल्स आके इकट्ठे हो गए थे, उनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा था, इसलिए हम कह दिए थे कि वो लिविंग हैं। मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का, इसीलिए हम कह रहे थे वो लिविंग है, अदरवाइज हम नहीं कहते। ऐसे प्रोटीन रख दो, क्या हम उसे लिविंग कहेंगे, नहीं, उसमें मेटाबॉलिज्म होने लगेगा तब हम कहते हैं उसमें लिविंग है, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसमें होने लगेंगे तब हम कहते हैं लिविंग है, ठीक है। सिर्फ उसी बेसिस पे हमने उन्हें लिविंग कहा था, अदरवाइज हम नहीं कहते, ठीक है। देखो, जब आपका ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो पहली बात तो अलग अलग लाइफ फॉर्म बनने लगी। दूसरी बात देखो ज़रा, जो भी आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और क्या प्रेजेंट था, ऑक्सीजन था, लेकिन वो ऑक्सीजन बाइंड हो चुका था, H2O बना चुका था, ये सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट थी। यानी कि अगर मैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में बात करूं तो क्या प्रेजेंट था, अमोनिया, मीथेन, H2O और एक क्या प्रेजेंट था आपका, हाइड्रोजन, ये 4 चीज़ें प्रेजेंट थी। अब हमारा क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव है, किसी से भी रिएक्ट कर सकता है, तो वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना देगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इससे रिएक्ट करके बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वाटर तो बनाया ही था, और इसने अलग होकर नाइट्रोजन भी बना दिया, मतलब कई सारी गैसेस इसके आने की वजह से बनने लगी। ऑक्सीजन के आने की वजह से कई सारी अलग अलग गैसेस आपकी बनने लगी, ठीक है। तो आपका एटमॉस्फेयर में अब आ चुका है CO2, यानी कि CO2 अब हमारे पास एबंडेंस है, बहुत ज़्यादा CO2 है, तो क्या धीरे धीरे प्लांट्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, यस, सारी चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी जैसे ही ऑक्सीजन आया। इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब होता है क्रांति, बहुत तेज़ी से चीज़ें होने लगी, ठीक है। अच्छा, तो हेडिंग डालो ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। देखो, बात ये है ना कि खुद से की बात नहीं है। जैसे मान लो हमें पता है प्रोटीन्स पहले से प्रेजेंट थे, प्रोटीन्स में कुछ ऐसी कंडीशंस आई होंगी कि धीरे धीरे उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन शुरू हो गया। अब वो रिएक्शन करने के लिए उसको खुद के लिए फूड चाहिए। अब वो सोचेगा कीमोसिंथेसिस से बनाऊँ, फोटोसिंथेसिस से बनाऊँ या किस से बनाऊँ। तो CO2 प्रेजेंट है तो वो क्या करने लगेगा, फोटोसिंथेसिस। फिर वो प्लांट्स हम उसे कहने लगे, जो भी चीज़ें फोटोसिंथेसिस करने लगी हम उसे क्या कहने लगे, धीरे धीरे प्लांट्स बन गए। तो अब जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो सोचेंगे हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, हम सीधे क्या हो जाएं, हेट्रोट्रॉफ, यानी कि प्लांट पे डिपेंड हो जाएं। ऐसे धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हुआ है। क्लियर कट किसी को नहीं पता, सब एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसे हुआ होगा, ठीक है। किसे मिटा दूँ, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन एक पार्ट है आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का ही, ठीक है। मेरे साथ साथ ये पॉइंट्स लिख लो, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी मैंने बताया जब से ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ये किसकी वजह से स्टार्ट हुआ है,
साइनोबैक्टीरिया की वजह से ना, साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन इवॉल्व करता था, इस वजह से ये स्टार्ट हो गया। ये स्टार्ट हो गया तो एटमॉस्फेयर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। इसके वजह से केमिकल इवोल्यूशन जो था उसका ख़त्म हो गया, क्योंकि वो कब होता था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में। इसके बाद क्या हो, फॉर्मेशन ऑफ CO2, N2, NO2 और भी अदर मॉलिक्यूल्स बन गए थे, कई सारे मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। देखो अगर आपका कार्बन था तो कार्बन से ये COOH बन सकता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स आपके बन सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट हो गए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल गए, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मिल गए। फिर उससे धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, ऑर्गेनिजम्स। और वो ऑर्गेनिजम्स कैसे बनेंगे, एरोबिक, कि ऑक्सीजन पे सर्वाइव करने वाले। पहले के जो प्रोकैरियोट्स थे ना, वो भी धीरे धीरे अपने आप को अडॉप्ट कर करके वो भी कुछ एरोबिक हो गए हैं। प्रेजेंट टाइम में कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनएरोबिक है, मोस्टली क्या हो चुके हैं, एरोबिक हो चुके हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, देखो एनएरोबिक जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो उसमें देखोगे एनर्जी बहुत कम मिलती है हमें, उस रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत कम मिलती है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। जब आप रेस्पिरेशन पढ़ते हो, 11th में आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, वहाँ ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर नहीं भी पढ़ा तो इतना जान लो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम रिलीज़ होती है, काम ज़्यादा करना पड़ता है। एरोबिक में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है कम काम में। तो सब कामचोर होते ही हैं तुम्हारी तरह, तो सब क्या चाहते हैं कि एनर्जी ज़्यादा उन्हें मिले कम काम करने पे, इसलिए सब क्या होना चाहते हैं, एरोबिक होना चाहते हैं। क्लियर। तो यहाँ आपका ख़त्म होता है ये प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड। अब किसका ओरिजिन होगा, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि सारी कंडीशन बन चुकी है हमारी यूकैरियोट बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हेडिंग डालो ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। एक बात बताओ, यूकैरियोटिक सेल, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल कब आई थी, 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो पहला पॉइंट तो यही लिखोगे, ये कब आई थी, 1.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक आपको याद है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक आप इसमें लिख सकते हो। यूकैरियोट्स में क्या होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जितनी भी चीज़ें तुम्हें पता है सब इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर लें, जितना भी आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो बेस्ड ऑन यूकैरियोटिक सेल। क्लियर। तो पहली बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एरोबिक है, एरोबिक है। ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, ठीक है। क्या हुआ, वाह, नए नए ऑरिजिन बनाते हो तुम लोग। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे फॉर्मेशन ऑफ RNA, DNA, ठीक है, और डिफरेंट प्रोटीन्स, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें बन जाएंगी। राइबोसोम सब लिख सकते हो, जितना आपको याद है यूकैरियोटिक सेल में सब लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें कहाँ चल रही हैं, ओशियंस में अभी चल रही हैं, अभी तक लैंड पे लाइफ नहीं आई है, ठीक है। ओशियन की बातें चल रही हैं अभी। प्लांट्स की जो मैं बात कर रही हूँ अभी वो ओशियन वाले प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स बन रहे हैं, ठीक है। हो गया, जल्दी कर लो। इससे मुझे बहुत ज़्यादा लिखवाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती। यूकैरियोट्स में जो भी चीज़ें आपको याद आती हैं सब लिख सकते हो, एज योर विश। आप बाद में भी लिख सकते हो इसको, है ना। ये सब तो सेल वाले चैप्टर का पार्ट है, मैं बस आपको बताना चाहती हूँ ये लोग आए कैसे, और वो मैंने बता दिया। आपको शुरू से पता चल गया कि पहले यूनिवर्स कैसे आई, फिर आपको पता चल गया अर्थ कैसे बनी, फिर उस पर पता चल गया अर्थ पे लाइफ कैसे आई, पूरी हर चीज़ हमने देख ली है। हमने फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बना लिया है, अब इसके आगे की लाइफ कैसे आई वो हम किस में देखेंगे, आपके ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, अब क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सोचो ज़रा, अगर मैं आपको एक इवोल्यूशन की एक लाइन से अगर मैं बताना शुरू करूं,
तो सबसे पहले कौन आए हैं आपके ओशियन में ऑर्गेनिजम्स आए हैं प्रोटोबायोन्ट्स, फिर आए हैं प्रोटोसेल्स, प्रोटोसेल्स के बाद आए हैं प्रोकैरियोट्स और उनमें भी कौन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फिर उससे क्या बना था साइनोबैक्टीरिया बना था, फिर अब क्या बने हैं यूकैरियोटिक सेल, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल, और धीरे धीरे ये क्या हो गए हैं फोटोसिंथेटिक, और उनके बाद क्या हुए हैं हेट्रोट्रॉफ। तो पहले अगर मैं बात करूं पहले प्लांट्स आए तो एनिमल्स, तो आप क्या कहोगे पहले प्लांट्स आए हैं, क्योंकि पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे तभी उन पे डिपेंड ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है। तो पहले प्लांट्स आए थे फिर आपके एनिमल्स का ओरिजिन होना शुरू हुआ था। क्लियर? क्यों? क्योंकि एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ होते हैं, उनको चाहिए कोई जिस पे वो डिपेंड हो सके, तो पहले जिस पे डिपेंड होंगे वो बनेगा फिर आपके एनिमल्स बनेंगे। क्लियर? हाँ ये भी कह सकते हो आप, नहीं ऑक्सीजन आपका साइनोबैक्टीरिया ही बना दिया था, तो बैक्टीरिया के बाद से भी आप कह सकते हो। हाँ मेन आपका फैक्टर ये है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। एनिमल्स आपके सारे हेट्रोट्रॉफ्स हैं, कोई एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। कोई ग्रीन ग्रीन दिख रहा है क्या? नहीं, कोई आपका फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो उन्हें प्लांट्स चाहिए अपने डिपेंड होने के लिए। फिर अच्छा देखो, अगर एक मैं बात बताऊं सीक्वेंस बताऊं प्लांट कैसे आए, तो ये आप पढ़ते हो प्लांट डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। मैं थोड़ा सा चाहती हूँ आपको कनेक्ट कर पाऊँ। इवोल्यूशन आपका बहुत कनेक्टिंग चैप्टर है, अलग अलग चीज़ों को बहुत कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो देखो पहले बैक्टीरिया आ गए हमें पता है, उसके बाद क्या है आपके प्लांट्स आए हैं, फिर क्या आएंगे एनिमल्स। एक मोटा मोटा आइडिया हमने लगा लिया। प्लांट्स में भी देखना ज़रा, सबसे लोअर प्लांट कौन होते हैं आपके एल्गी, एल्गी वगैरह सबसे लोअर प्लांट माने जाते हैं। और सोचो ज़रा एल्गी काई वगैरह कहाँ लगती है, पानी वाली जगहों पे लगती है। तो सबसे प्रिमिटिव जो है वो आपके कौन है, एल्गी है, जो कि पानी वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। धीरे धीरे उनका मॉडिफाइड रूप मॉइस्चर में प्रेजेंट होने लगा, लेकिन बहुत धूप में वो प्रेजेंट नहीं हो सकते, है ना। एल्गी सबसे पहले आए, उसके बाद एक प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स। कौन? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आए। ब्रायोफाइट को कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हो? क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये पानी और लैंड के बीचों बीच रहता है, यानी कि उसे पानी भी चाहिए और लैंड वाला एरिया भी चाहिए। एम्फीबियन मतलब ही होता है कि जो पानी और लैंड दोनों पे रह सके, ठीक है। तो प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन है आपका? ब्रायोफाइट। अब यहाँ से धीरे धीरे लैंड पे लाइफ आनी शुरू हुई थी। पहले क्या था एल्गी पानी में, फिर क्या आया ब्रायोफाइट जो पानी और लैंड के थोड़ा बहुत एड्ज पे पाया जाएगा, किनारे पे पाया जाएगा। फिर अब क्या बनेगा? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट फर्स्ट लैंड प्लांट था आपका, जो लैंड पे टोटली सर्वाइव कर सकता था। फिर आपके बने जिम्नोस्पर्म, फिर बने एंजियोस्पर्म। ये आपका सीक्वेंस था प्लांट्स के बनने का। मैं चाहती हूँ एक बार ये सीक्वेंस आप लिख लो, हालांकि ये प्लांट डाइवर्सिटी का पार्ट है, पर यहाँ से आप लिंक करके पढ़ोगे बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि हम चीज़ों को बहुत लिंक कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बायो में अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे याद होती चली जाएंगी तुम्हें, ठीक है। चलो तो अब लिख लेते हैं प्लांट्स की ओरिजिन, प्लांट्स कैसे सीक्वेंस में इवोल्यूशन आया वो लिख लेते हैं हम। हेडिंग डाल लेना ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं सारा आपको सीक्वेंस लिखवा देना चाहती हूँ, ओके। बहुत आसानी होगी डाइवर्सिटी वगैरह याद करने में इससे। थैलोफाइटा एक ब्रांच है। थैलोफाइटा मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका थैलस लाइक स्ट्रक्चर हो, मतलब कि उनमें रूट, स्टेम्स और लीफ अलग अलग ना दिखें, आपको एक ही में सब कुछ दिखे, ऐसे को कहते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में आपके एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों आते हैं, ठीक है। थैलोफाइटा एक क्लास है, उसका सब डिविजन्स हैं आपके ब्रायोफाइट और एल्गी। देखो इधर सबसे पहले मैं एक लाइन से सीक्वेंस निकाल रही हूँ, कौन कौन आया था, कैसे कैसे आया था, ठीक है। देखो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में सबसे पहले कौन आए आपके, अगर अच्छा मैं पूरा सीक्वेंस लिखा देती हूँ। पहली चीज़ लिख लो क्या आया है, प्रोटोबायोंट, मेरे साथ साथ लिखते रहो। प्रोटोबायोंट के बाद आए हैं प्रोटोसेल्स, प्रोटोसेल्स के बाद आए हैं आपके प्रोकैरियोट्स, और इसमें से भी पहले कौन आया है आपका, कीमोसिंथेटिक।
फिर आया है फोटोसिंथेटिक, इसके बाद आए हैं आपके यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं, यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स आपके प्लांट्स भी हैं, एनिमल भी हैं। पहले आए थे प्लांट्स, फिर आए थे आपके एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स की अगर बात करूं, प्लांट्स, तो प्लांट्स में सबसे पहले आए थे आपके एल्गी, फिर आए थे ब्रायोफाइट, फिर आए थे आपके टेरिडोफाइट, फिर आए थे जिम्नोस्पर्म, फिर आए थे आपके एंजियोस्पर्म। ऐसा कुछ सीक्वेंस चलता है आपका। ये समझ में आ रहा है ना, मैंने यहाँ से जोड़ा है, यूकैरियोट्स को मैंने यहाँ लेके फिर फर्दर डिवाइड किया है, प्लांट्स को यहाँ लेके फिर फर्दर क्लासिफाई किया है, ठीक है। यूकैरियोट्स कौन कौन होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। यूकैरियोट सेल किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स और एनिमल्स में, ये मैंने लिखवाया है। और प्लांट्स में कौन कौन पहले आए थे? पहले एल्गी आया था, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइट को लिख लेना, इसे कहते हैं आप एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, और इसे कहते हैं रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। एक चीज़ मुझे याद आती है तो उससे कनेक्टिंग चीज़ें मैं चाहती हूँ आप भी सीख लो। अब प्लांट किंगडम में मत जाओ, मैं सारी चीज़ें फिर बताने लगूंगी। प्लांट किंगडम की ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी मैं इसमें बताने लगूंगी तो पूरा प्लांट किंगडम आपको दिखने लगेगा। खैर अभी यहीं पे रहो बस, इवोल्यूशन में, ठीक है। एनिमल्स में भी फर्दर आप जो फाइलम वगैरह पढ़ते हो, सीक्वेंस वाइज आपकी 11th की बुक में दे रखे हैं, वो आप वहाँ से नोट कर सकते हो। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया है। कल हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, क्लियर। ये सीक्वेंस एक बार याद रखोगे, आइडिया रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद करने में आसानी होगी। पूछूंगी तभी याद करोगे, एक आइडिया होना चाहिए बस, है ना। 11th की चीज़ें हैं ये।